मैं उस वक्त मुल्तान प्लेटफॉर्म पर मौजूद था और सर्दियों की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का मुसाफिर थे। और दूसरा ये कि मेरे जिन दोस्तों ने मेरे साथ ड्यूटी पर जाना था उनकी सीटें भी बुक थी। उनकी अभी कॉल आई थी कि बारिश की वजह से वो सब एक ही मुश्तरका प्लान बना चुके थे कि हमने आज नहीं जाना, क्योंकि एक तो ये कि सर्दियों की बारिश थी, दूसरा सुबह से शुरू हुई थी, अब शाम के 5 बजने वाले थे, मगर बारिश दोपहर में जरा देर के लिए भी न थमी थी और फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ शुरू हो गई। सर्दी जिस्म को चीर कर अंदर जा रही थी। मैंने भी अपने आप को लपेटा हुआ था। उस वक्त प्लेटफॉर्म पर जितने भी मुसाफिर मौजूद थे, सब के सब सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए एक तरफ कोनों में दुबके हुए थे, मगर मैं अकेला वाहिद बरामदे में अपनी कुछ यादों को अपने दिल में दबाए मूंगफली से अपना दिल बहला रहा था। मैं हमेशा स्टेशन पर वक्त से पहले पहुंच जाता था, फिर प्लेटफॉर्म में मुसाफिरों की गहमा गहमी में मसरूफ हो जाता और फिर गाड़ी आ जाती और मैं अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हो जाता। मेरी मूंगफलियां खत्म हो चुकी थीं। मैंने छिलके और कागज एक तरफ साथ पड़े डब्बे में डाले और बेंच से उठकर चहलकदमी शुरू कर दी। अभी मैं चल फिर ही रहा था कि एक नुस्वानी आवाज मुझे अपने अकब से सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक नकाबपोश लड़की ने मुझे पुकारा था। जी वालेकुम अस्सलाम, मैंने हैरानगी से कहा, क्योंकि मैं उसको पहचान ना पाया था। मैं नाजिया हूँ, अब्दुल करीम की बेटी। आप एहसान है ना? उसने कहा। नाजिया? मेरा जहन यकदम 10 साल पीछे चला गया। जी मैं एहसान ही हूँ, और आप कैसी हैं? मैंने बहुत ही अजियत से पूछा। मैं ठीक हूँ, और आप यहाँ कैसे? मैं जॉब करता हूँ, तो मैं इधर मुल्तान दोस्तों के पास आया हुआ था, फिर हम सब यहाँ से इकट्ठे जाते हैं। और आप इधर कैसे? और आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, और मैं अपने शोहर के पास जा रही हूँ, वो आर्मी में होते हैं। गाड़ी आने में अभी थोड़ी देर थी, हम दोनों बेंच पर बैठ गए। सर्दी शदीद थी। उसके पास अभी ली गई एक टिकट थी, जबकि मेरे पास इकोनॉमी क्लास की कई टिकटें थीं, वो भी इजाफी मिकदार में। तो मैंने उसको अपने कंपार्टमेंट में आने को कहा, जिस पर वो थोड़ी सी जिद के बाद मान गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन की आवाज सुनाई दी, फिर चंद लम्हों बाद ट्रेन हमारे सामने थी। सब मुसाफिर जल्दी से अपना सामान उठाने लगे। हमने भी अपना सामान उठाया और डब्बे की जानिब बढ़ गए। हमारी टिकटें रिजर्व थीं, इसलिए हमारी तरफ कोई मुसाफिर ना आया। सो हमने अपना सारा सामान कोने में रखा और अपना सर सीट से टिका लिया। यहाँ गर्म डब्बा था, सर्दी की शिद्दत बहुत कम थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और यादें माजी में गुम हो गया। मैं बचपन से ही एक नंबर का शरारती था और अपने अंदर भरपूर मिजाज रखता था, इसलिए महफिलों की जान हुआ करता था। ऊट पटांग काम करता, ज्यादातर जिनों भूतों की कहानियां पढ़ना मेरा शौक था, हत्ता कि ये शौक मेरा एफए तक जारी रहा। जिनों भूतों की कहानियां पढ़ पढ़ कर मेरा भी दिल करता कि काश मेरे पास भी एक जिन या कोई ताकत होती, तो मैं बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता और दुनिया को हैरान कर देता, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। फिर मेरे हाथ एक मंत्रों की किताब भी लगी, जिसको सुबह शाम पढ़ने के बावजूद भी मेरे हाथ कुछ ना लगा। और फिर मेरे साथ एक ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जो मुझे आज तक नहीं भूलता। मैंने एफए के पेपर दे दिए थे, अब फरागत ही फरागत थी, तो सोचा क्यों ना मुल्तान ताया जी के पास चलते हैं। मुल्तान में ताया के रिश्तेदारों के अलावा हमारे और भी काफी रिश्तेदार रहते थे, इसलिए मैं अपने बहन भाइयों के साथ मुल्तान चला गया। चंद दिन तो दावतें खाई, फिर हर रोज दूसरे रिश्तेदारों के लड़कों के साथ जमीनों पर घूमने फिरने निकल जाते। एक दफा हम सब जमीनों पर अलग अलग घूम रहे थे। मैं घूमते घूमते लीमू के दरख्त की तरफ जा निकला। वहां मैंने देखा कि एक अजीब शक्ल का लड़का बैठा हुआ है और उसने एक हाथ में लीमू पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में पता नहीं क्या था, और उसकी आंखें बंद थी। ओए लीमू चोरी करता है तू? मैंने गुस्से से उस लड़के को पुकारा, मगर वो ढीठ बनकर खामोश बैठा रहा और मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। मैं लीमू के दरख्त से पीछे हटाया और तेज आवाज लगाकर अपने कजन अमजद को बुलाया। वो थोड़ा दूर था। मैंने उसको सारी बात बताई। हम जैसे ही दोबारा उस दरख्त पर पहुंचे तो वो लड़का अपनी जगह पर नहीं था। ये कहाँ गया? मैंने हैरानगी से कहा। जब तुम मुझे बुलाने गए तो डर के मारे भाग गया होगा। ये बात यहीं खत्म हो गई। हम चंद दिनों बाद फिर जमीनों पर गए तो मैं बेख्याली में घूमते घूमते फिर उस लीमू के दरख्त के नीचे आ गया। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाला और अभी लीमू के दरख्त से लीमू काटने ही वाला था कि मेरी नजर नीचे पड़ी। मैंने देखा कि एक रुमाल पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसको खोल कर देखा तो उसमें एक लीमू था। इसका क्या मतलब? काटने पर ही कुछ पता चलेगा, मैंने खुद ही सोचा। अभी मैं उसको काटने ही लगा था कि अचानक एक तरफ से जोर की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। इसको मत काटिएगा।
मैंने सामने देखा तो वही अजीब सा लड़का खड़ा था। वो मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उसके पढ़ने पर ऐसे लगा जैसे बुड़बुड़ा रहा हो। क्यों, तेरे चाचे का खेत है? एक तो तू चोरी करता है, दूसरा बदमाशी करता है। अभी मैं फिर उसको काटने ही वाला था, वो फिर मिन्नत करने लगा, इसको ना काटो। मगर फिर अचानक उसके होंठ हिलने लगे। मैंने उसकी एक ना सुनी और लीमू को काटा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उसके अंदर से सुर्ख लहू टपकना शुरू हो गया। ओह, तो ये बात है, तुम लीमू के जरिए कोई जादू करते थे। मैं बुड़बुड़ा ही रहा था कि अचानक उसने करीब आकर मुझसे वो सामान खींच लिया। ये तुमको कैसे नजर आ गया और तुमने इसको क्यों काट दिया? वो लड़का बेहद अफसोसनाक लहजे में बोला। एक तो तुम हमारे लीमू चोरी करते हो और उस पर तावीज वगैरह करते हो और उल्टा सवाल भी मुझसे ही कर रहे हो। उस दिन तो तुम भाग गए थे, आज मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, मेरी दुनिया तो तुमने उजाड़ दी है ना, मगर एक बात याद रखना, तुमने ये लीमू काट कर अच्छा नहीं किया। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। चलता हूँ। ये कहकर वो दरख्तों के झुंड में घुसता ही चला गया। मैंने जल्दी से अमजद और दीगर दोस्तों को बुलाया। वो सब आए। हमने उस झुंड में उसका पीछा किया, मगर हैरानी की बात थी कि वो हमें कहीं भी नजर न आया। मगर मैंने उनको लीमू के सुर्ख लहू वाली और जो उसने मुझे कहा था कि हिसाब देना पड़ेगा, वो बात बिल्कुल नहीं बताई थी, क्योंकि सुर्ख लहू वाली बात पर मुझे एक शरारत सूझ रही थी। हम मजीद कोई 20 दिन मुल्तान रहे और फिर हमारे अपने शहर लिया वापसी हो गई। लिया पहुंचे तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारी मुंतजिर थी कि अबू के बहुत ही करीबी रिश्तेदार चाचा करीम की बेटी फारिया की शादी थी। ये फारिया नाजिया की बहन थी और हम दोनों के घर वाले नाजिया और मेरी शादी करना चाहते थे, तो इसलिए मेरे लिए ये बड़ी खुशखबरी थी कि हम नाजिया के घर जा रहे हैं। हम शादी से 2 दिन पहले पहुंच चुके थे। हमें तो शादी में हाथों हाथ लिया जा रहा था कि ये शहर से आए हुए हैं, क्योंकि उनका घर देहात में था। रात को शादी की रौनक अरूज पर थी। अम्मी नमाज के बाद दुआ मांग रही थी कि चाचा करीम की बीवी अम्मी से उदास लहजे में कहने लगी कि बाजी दुआ करना, फारिया का 5 तोले जेवर चोरी हो गया है, मिल जाए। क्या? कैसे? अम्मी और मेरे मुंह से तकरीबन एक साथ निकला, कुछ पता नहीं, हमने आज ही देखा तो वहां नहीं था। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ आए और ये बताएं कि जेवर किस जगह पड़े थे। उस कमरे में और बॉक्स में। उन्होंने कमरे में आते ही मुझे बताया। इस जेवर के बारे में किस किस को पता था कि इस बॉक्स में पड़ा है? मैंने सवाल किया। जिन जिन को पता था उन्होंने उनके नाम बता दिए। अंदर कमरे में तमाम खवातीन, दुल्हन, फारिया और नाजिया सब मुझे दिलचस्प और हैरत भरी नजरों से देख रही थी। ठीक है, जिनको पता है उन सबको इधर बुलाएं, मगर मेरी कोई बात नहीं करनी। चाची बाहर चली गईं, थोड़ी देर बाद आई तो उनके साथ कुछ औरतें भी थीं। मैं सबको गौर से देखता रहा। फिर ना जाने कहां से मेरे अंदर एक ऐसी बोलने की ताकत आ गई जो मुझसे कह रही थी कि फलां ने चोरी की है। चाची, इस औरत का नाम? मैंने उस औरत की तरफ इशारा किया। बेटा, ये नसीमा है, मगर ये हमारी करीबी रिश्तेदार है। जी चाची, इसी ने ही जेवर चुराए हैं, पूछो इससे। नहीं, मैंने नहीं चुराए, वो औरत चिल्लाई। चाची, इसका घर कहाँ है? इधर करीब ही है। ठीक है, फिर पुलिस और सारे मेहमानों को बुलाकर सब चलते हैं। सब जेवर मिल जाएंगे, बेइज्जती भी होगी और जेल भी। इसलिए मुनासिब ये है कि ये औरतें तुम्हारे साथ चलती हैं ताकि तुमको खुद ही जेवर दे सकें, ताकि ये बेइज्जती और जेल से बच सके। वो पुलिस और बेइज्जती का सुनकर डर गई और फौरन मान गई कि उसने जेवर चुराया है जो उसके घर पड़ा है और वो देने को तैयार है। आपको कैसे पता चला कि जेवर इसके पास है? अचानक फारिया ने मुझसे पूछा। असल में मेरे कब्जे में जिन भूत हैं, वही मुझे सारा कुछ बताते हैं। एक जिन के जिम्मे काम लगाया है कि किसी के दिल को काबू करना है, मगर बोलता है कि सर ये मुश्किल काम है। मैंने नाजिया की तरफ देखकर मायनी खेज लहजे में कहा और बाहर निकल आया। बाहर आकर मुझे कुछ भी समझ न आया कि ये सब मैंने कैसे किया, और वो औरत क्या वाकई चोर थी? अगर चोर थी, फिर मेरे जहन में इस बात का इशारा क्यों और कैसे आया कि वो चोर है? मैं जितना ज्यादा सोचता जाता, दिमाग उतना ज्यादा उलझता जाता। शादी का हंगामा खत्म हो चुका था। कल रात जो मैंने जेवर बरामद किए थे, उस वाक़े से मेरी अच्छी खासी शोहरत हो चुकी थी। ये देहात का सादा सा माहौल था। यहाँ के रहने वाले ज्यादातर इस बात पर यकीन करते थे कि हम पर तावीज कराए गए हैं, या कोई कह रहा था कि हम पर जादू है। और उन सब के बीच में आमिल बाबा बन के मैं बैठा हुआ था, जिसको जिन्नाती दुनिया की अलिफ बे का भी नहीं पता था। बस पता था तो सिर्फ कहानियों की हद तक। हर औरत ये चाहती थी कि मेरा मसला पहले हल हो। उनकी सादा लोही पर मेरा दिल चाह रहा था कि इधर एक पीरी फकीरी का आस्ताना ही खोल लिया जाए और खूब पैसे कमाऊं, क्योंकि उन बेचारी औरतों के इतने मसाइल न थे जितने डर और खौफ थे।
उनके मसाइल हल करने के लिए बचपन में पढ़ी गई जिन्नों भूतों की कहानियां खूब काम आ रही थीं। मैंने हर औरत से कहा कि मैं जो तुम्हें इलाज बताऊंगा अभी मेरे सामने करना होगा, बस उसकी सिर्फ एक ही खुराक है और ये फी सबीलिल्लाह है, और उसके बारे में किसी और औरत को अगर बताया तो इस इलाज का असर खत्म हो जाएगा। मतलब सबका इलाज एक ही था, मगर औरतें एक दूसरे से बेखबर थीं। मुझे वो लड़का और लीमू वाला वाकया याद था। मैं सुर्ख स्याही को लीमू में इंजेक्शन के जरिए दाखिल कर देता, फिर वो औरत को दे देता, उसको कहता कि तुम्हारे ऊपर तावीज थे, मगर मैंने अपने अमल से उन सबको इस लीमू में बंद कर दिया है, अब तुम इसको काटो। फिर वो उसको काटती तो जैसे ही सुर्ख स्याही निकलती औरत को कहता कि देखो ये तुम्हारे हासिदीन के काम है, जिन्होंने तुम पर जादू वगैरह करवाया था, उसका खून निकल रहा है, वो सब फना हो गए, अब तुम पर कोई तावीज नहीं। जिससे वो औरत हैरान होकर खुश खुश चली जाती। बस इसी तरह मैंने किसी को मुतमईन किया और किसी तरह अपनी चर्ब जुबानी से यानी बातों से मुतमईन किया। आखिर शादी का तीसरा दिन सब मेहमान रुखसत हो गए। फारिया अभी भी आई हुई थी, नाजिया और वो बातें कर रही थी तो मुझे भी उनसे बातें करने का मौका मिल गया। भाई बहुत शोहरत सुन रही हूँ मैं आपकी, ये क्या चक्कर है? फारिया आपी ने मुझसे कहा। मैं अभी जवाब देता कि अचानक नाजिया बीच में बोल पड़ी। फारिया आपी इससे बोलें कि प्लीज ये कमरे से बाहर चला जाए। इसने कल से जब से ये तावीजों वाला काम शुरू किया है मुझे सख्त उलझन हो रही है। उसने थोड़ा गुस्सीले लहजे में कहा। ठीक है मैडम जी, हम कमरे से तो क्या, हम आज शाम को ही घर जा रहे हैं, फिर उदास होती रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उदास होते हैं मेरे दुश्मन, वो बाहर जाते जोर से बोली। जब हम लोग शाम को घर आ रहे थे नाजिया बुखार में तप रही थी और मेरा दिल कट रहा था, मगर कुछ नहीं हो सकता था। हम वहाँ मजीद नहीं रुक सकते थे क्योंकि अबू के ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। वापस आकर मैं बहुत उदास रहा। मुझे पता था कि अब गांव में हमारा चक्कर 2 माह बाद लगेगा। ये 2 माह मैंने बहुत मुश्किल से काटे क्योंकि अबू की रूटीन थी कि हम चाचा करीम के यहाँ 2 माह के बाद ही जाते थे, और फिर हम 2 माह बाद चाचा करीम के घर थे। सबने खुशी का बहुत इजहार किया, मगर न जाने क्यों नाजिया उदास थी या उसको मेरे आने की खुशी नहीं हुई थी। ये बात मेरी समझ में ना आ सकी। शाम हुई तो किसी तरह इर्द गिर्द की औरतों को मेरे आने की भिनक पड़ गई। मैं भी अमलियात का सामान साथ लाया था, वही सुर्ख स्याही और लीमू दिया। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। उस पूरे दिन में मुझे थोड़ी देर के लिए नाजिया बाहर नजर आई, बाकी मुझे वो सारा दिन नजर ना आई थी। दूसरे दिन हम सुबह होते साथ ही कुछ और रिश्तेदारों के घर चले गए। जब चंद घंटे के बाद वापस आए तो नाजिया बाहर बैठी थी। फिर कुछ देर तक तो वो बाहर बैठी रही और फिर अंदर कमरे में चली गई। इसकी क्या वजूहात थी मुझे कुछ समझ ना आ सका। क्या वो मेरे तावीजों वाले काम करने पर नाराज थी या कुछ और वजह थी। शाम को हमारी वापसी थी और मैं एक तजस्सुस और परेशानी में घर लौट आया। अगला चक्कर अबू की मसरूफियत की वजह से जल्दी ना लग पाया। हम तकरीबन 4 माह बाद आए। इस दफा फारिया अभी भी आई हुई थी। चंद घंटे तो नाजिया हमारे पास मौजूद ही रही, फिर वही हाल। मैंने मजबूर होकर फारिया आपी को सारा हाल बताया और तावीज वाली बात पर माजरत भी की कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा। प्लीज आप नाजिया से बात तो करें कि उससे बात किए हुए मुझे 6 माह हो गए हैं। फारिया आपी ने मुझे शाम को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, बस वो जरा पढ़ाई में मसरूफ होती है। मगर आपी पढ़ाई तो पहले भी होती थी, अब कोई खास पढ़ाई थोड़ी है। मैंने नाराज होते हुए कहा, मगर कुछ बात ना बन सकी। हम 2 दिन बाद लौट आए और मैं इस आस पर लौटा कि फिर कब जाएंगे। जब हमारा इस दफा चाचा करीम के यहाँ जाने का इरादा बना तो मेरा यूनिवर्सिटी का फंक्शन था जिसको छोड़ना नामुमकिन था, और मैं दूसरी तरफ नाजिया का रवैया देख चुका था, तो मजबूरी के बिना पर चाचा करीम की तरफ ना जा सका और ये सोच लिया कि चलो अगली दफा ही सही। दूसरे दिन घर वालों की वापसी हुई तो आते ही मैं भाई को कोने में ले गया और नाजिया का हाल पूछा तो भाई ने हैरानगी से कहा कि वो इस दफा तो बिल्कुल ठीक थी, सारा दिन हमारे साथ रही, हत्ता कि उसने हमारी वजह से अपने कॉलेज से भी छुट्टी की थी। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी कि वो सिर्फ मेरे सामने नहीं आ रही थी और पढ़ाई का तो उसने बहाना किया था। तो मैंने सोचा कि इस बार जाकर नाजिया से हर सूरत लाजमी बात करूंगा। अगली बार जब हम पहुंचे तो सूरत हाल बिल्कुल वैसी की वैसी थी, तो मैंने तहैया किया कि दोबारा इधर नहीं आऊंगा। मगर ये बात मेरी समझ में ना आ सकी कि आखिर मेरा जुर्म क्या था। वक्त गुजरता गया और नाजिया से बात किए हुए मुझे 1.5 साल गुजर गया। भाई की जुबानी मुझे पता चल जाता कि मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक होता है। एक दफा चक्कर लगाया तो नाजिया का वही रवैया रहा, तो मैंने बिल्कुल ही जाना छोड़ दिया और मेरा माकूल बहाना वहां ना जाने का ये भी था कि मेरी जॉब भी हो चुकी थी तो मैं नहीं जा सकता था। मगर फिर एक ऐसा वाकया हुआ जो शायद मुझे कभी ना भूले। नाजिया के भाई की शादी थी, सब घर वाले जा रहे थे, मेरा जाना भी लाजमी था, तो उस मौके पर दोनों
घर वालों ने मेरी और नाजिया की मंगनी का सोचा। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, मगर परेशानी इस बात की थी कि नाजिया ने तो मुझसे 1.5 साल से बात नहीं की थी। क्या वो मान जाएगी? शाम को मैंने अलग से फारिया आपी को बुलाया और कहा कि आपी, आपको पता है मेरे और नाजिया की मंगनी की बात चल रही है, मगर क्या वो राजी है? हाँ भैया, अम्मी ने मुझे कहा है कि तुम नाजिया से पूछो, क्योंकि अम्मी और अबू भी यही चाहते हैं। मगर मैंने नाजिया से बात की है, उसने ना में जवाब दिया है। फारिया आपी ने अफसरदा लहजे में कहा। मगर आपी, कोई तो वजह होगी ना? हाँ, मैंने नाजिया से पूछा था तो उसने कहा था कि वो ये मंगनी या शादी हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि इससे आप दोनों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। ठीक है आपी, कोई बात नहीं, बस नाजिया से कहें कि मेरी सिर्फ एक बात सुन ले। वो क्या भाई? आपको याद होगा ना कि मैंने आपकी शादी पर खोए हुए जेवर वाली चोर को पकड़ा था, फिर औरतों के कुछ जिन्नाती मसाइल हुए थे, वो हल कर दिए थे। अब अगर नाजिया ने कहा कि उसकी मंगनी या शादी से हम दोनों की जिंदगियों को खतरात हैं, तो आप एक लीमू ले आना, मैं आपको उस पर एक खास अमल पढ़कर दूंगा। उस लीमू में हमारी आने वाली सारी जिंदगी के खतरात होंगे। नाजिया छुरी से उस लीमू को खुद रात को तन्हाई में काटेगी, उससे सुर्खून निकल जाएगा, जो इस बात की निशानी होगा कि हमारी जिंदगी में आने वाले खतरात निकल गए हैं। प्लीज आपी, मैं नाजिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मगर भाई, ये कैसे मुमकिन है? फारिया आपी ने कहा। आपी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं? क्या आपको याद नहीं मैंने आपके जेवर कैसे बरामद किए थे? असल में ये सब मेरे साथ एक नेक बुजुर्ग की दुआ का नतीजा है, तो मैं वही कलाम पढ़ता हूँ तो ये सब कुछ हो जाता है। मैं कुछ भी गलत नहीं करता और मेरा मकसद गलत नहीं है। मैंने फारिया आपी से बहुत बड़ा झूठ बोलते हुए कहा। मैंने शाम को आपी को लीमू दिया, मगर इस दफा उसमें कोई सुराख स्याही नहीं डाली थी कि अगर उसको काटा जाए तो उसमें कुछ भी ना हो, तो मैं ये कहूंगा, ये देखो कि हमारे आने वाली जिंदगी में कोई खतरात ही नहीं। फिर चाची को बोलूंगा कि चंद उन औरतों को ले आओ जब उन्होंने मुझे लीमू दिए और मैंने वापस किए, उन्होंने काटे तो उनमें सुर्खून था। इस तरह नाजिया के पास जो लीमू होगा वो भी सफेद होगा। इस तरह मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा। फिर रात हो गई, मुझे सुबह का शिद्दत से इंतजार था। अगले दिन शादी थी। नाजिया तो कहीं नजर ना आई, मगर जैसे ही फारिया आपी को देखा तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नाजिया ने सख्ती से मंगनी वगैरह से मना कर दिया है और उसको शिद्दत से बुखार है। मगर आपी, क्या उसने वो लीमू काटा था? हाँ, काटा था। उसमें से ऐसे खून निकला जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो। क्या आपी? मैं चिल्ला उठा। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आता? ये देखो, कमरे से उठाकर लाती हूँ, वो मैंने तुम्हारे लिए ही रखा हुआ है। आपी थोड़ी देर बाद आई तो उनके हाथ में शॉपर था जो उन्होंने मुझे दिया। मैंने डरते डरते वो शॉपर खोला तो फिर अंदर लीमू कपड़े में सुर्ख हुआ पड़ा था। मैंने जैसे ही कटे हुए लीमू को खोला, सुर्ख खून का फवारा निकला जो मेरे हाथों को लाल करता हुआ जमीन पर गिरा। अब सूरत हाल अजीब थी। अगर मैं लीमू को बंद करता, खून बंद हो जाता। अगर लीमू को खोलता, खून ऐसे निकलता जैसे कोई ताजा खून। मैं तो खौफजदा हो चुका था। मैंने जल्दी में उस लीमू को साथ बहते खाल के पानी में डाला और खुद अंदर शादी वाले घर की तरफ भागा। मैं अच्छा खासा डर गया था कि चक्कर क्या है। मैं चाहता था कि हम जल्द अज जल्द इधर से निकलें। ये शुक्र था हमने आज ही जाना था, तो हम घर वापस आ गए। घर वापस आते ही मुझे खौफ की वजह से अगले कई दिन बुखार रहा, मगर मेरी समझ में ये बात ना आ सकी कि मैंने सफेद लीमू दिया था तो उसकी ये हालत कैसी हो गई। उस वाकये के 3 साल बाद मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ ना हुआ और जॉब की वजह से मैं भी मुकम्मल तौर पर मुल्तान शिफ्ट हो गया था। इस बार जब मैं घर आया था, ये खबर सुनने को मिली थी कि नाजिया की शादी के साथ अब्बू के एक और रिश्तेदार की भी शादी है। मुझे नाजिया की शादी में तो कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने सोचा कि दूसरी शादी में शिरकत कर ली जाए और गांव का सैर सपाटा भी हो जाएगा, मगर उधर क्या हसीन इत्तेफाक होगा मुझे खुद भी नहीं पता था। हुआ ये कि जब हम अपनी कार में शादी पर पहुंचे, मैं भाई को नाजिया की शादी पर ले जाने की बजाय जबरदस्ती दूसरी शादी पर ले गया। फिर हम वहां से फारिग होने के बाद जैसे ही चाचा करीम के घर के रास्ते पर आए तो एक सजी संवरी कार खड़ी थी जिसका ड्राइवर उससे छेड़छाड़ कर रहा था और इर्द गिर्द सारे हमारे जानने वाले बंदे खड़े थे। ड्राइवर ने हमें देखकर रुकने का इशारा किया। हम गाड़ी रोककर नीचे उतरे। पता चला कि स्टार्ट नहीं हो रही। मैं जैसे ही उनकी फ्रंट सीट पर बैठा, अंदर एक तरफ फारिया आपी, दरमियान में दुल्हन बनकर बैठी नाजिया, साथ ना जाने कौन था। सबकी तवज्जो बाहर कार की तरफ थी, जबकि जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि नाजिया मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी तवज्जो हटाई और कार स्टार्ट करने लगा। थोड़ी सी तगोदो के बाद कार स्टार्ट हो गई। मैं कार से बाहर निकल आया और उदास आंखों से नाजिया को जाते हुए देखने लगा और उससे ये भी न पूछ सका कि वो आज इतने सालों बाद मुझे देखकर क्यों मुस्कुराई है।
ना मैं कुछ पूछ सका और ना बता सका, बस खामोश नजरों से धूल उड़ती कार को देखता रहा। ट्रेन की जोरदार आवाज ने मुझे यकदम नींद से बेदार कर दिया। मैं उठ बैठा। कोई स्टेशन आया था। यक सर्दी थी। मैं भागकर पकोड़े ले आया। नाजिया अब शादीशुदा थी। उसका एहतराम अब भी मेरे दिल में था, मगर कुछ सवाल मचल रहे थे और पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आपसे एक बात पूछूं? अचानक नाजिया ने खुद ही लब खोले। हाँ पूछो। क्या तुम वाकई तावीजों वाला काम जानते थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो फिर तुम्हें याद होगा ना कि फारिया आपी की शादी पर वो जेवर तुमने किस तरह तलाश किए थे? हाँ, जेवर वाली बात तो मुझे भी याद है, मगर इतने सालों बाद तुमने दोबारा याद करवाई है। उस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं कि मैंने उस औरत को कैसे पकड़ा था। मैं आज भी हैरान हूँ कि मुझे कैसे पता चला था कि वो औरत चोर है, मगर उस वाक्य के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ उस बात की समझ नहीं आई। नाजिया ने मुझसे कहा। चंद बातें तो मैंने भी तुमसे पूछनी थी। क्या? नाजिया ने जवाबन कहा। नाजिया, अब तो तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, मगर मैं वो बातें पूछना चाहता हूँ जो मुझे गुज़िश्ता 10 सालों से तकलीफ दे रही हैं कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ इतना क्यों बदल गया था? तुम ना जाने इतनी क्यों बदल गई थी? हुआ क्या था तुम्हें? तुम तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। मैं जब भी आता मेरी नजरों से दूर हो जाती थी, और जब मेरे घर वाले मेरे बगैर आते तो तुम उनके सामने बैठी रहती थी। ये मुअम्मा आज तक मेरी समझ में ना आ सका। ना जाने मेरा क्या कसूर था जिसकी सजा तुमने मुझे दी। मैंने बोलते हुए कहा, क्योंकि आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए था। जवाब एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिस पर यकीन नहीं करोगे तुम। जिस रात तुमने जेवर बरामद किए उससे अगले दिन मुझे तुमसे खौफ आने लगा, फिर बुखार हो गया। फिर जब तुम हर दफा आते तो मुझे तुम्हारे साए से भी खौफ आता, क्योंकि तुम्हारे सर पर एक बड़ा सारा सांप बैठा होता था। उसकी खौफनाक आंखें होती या उसमें सुर्ख लीमू होते थे। अब मुझे ये पुरानी बात तो याद नहीं। एक दफा मैंने किसी लड़की से पूछा कि क्या उसे तुम्हारे सर पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसने मुझे कहा कि कुछ भी नहीं है, जबकि मुझे वो सांप साफ नजर आता था। मैं जिधर जाती वो मुझे घूरता रहता, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने आना छोड़ दिया। फिर जब तुमने मुझे काटने के लिए लीमू दिया था, उससे भी सुर्ख लहू निकला, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे कब्जे में कोई पुरस्कार कुव्वत या जिन्नात है। क्या वाकई ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल, मगर क्या तुम्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं था? नाजिया ने हैरत से कहा। उफ नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मैं तो सिर्फ औरतों से मजाक करता था। लीमू में उनको सुर्ख स्याही इंजेक्शन के जरिए भर के देता था। मैं तो उनको बेवकूफ बना रहा था और वो भोली भाली औरतें मुझसे बेवकूफ बनती रहीं। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सादा लीमू दिया था, बगैर किसी सुर्ख स्याही के, ताकि मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकूं कि जब तुम लीमू काटोगी वो सफेद निकलेगा तो मैं तुमसे कहूंगा कि देखो, हमारी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। खैर, फिर तुम्हारी जब बारात जा रही थी तो इत्तेफाक से गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं ठीक करने के लिए अंदर आया था, तो तुम उस वक्त क्यों मुस्कुराई थी? जैसे ही कार खराब हुई सब कार से बाहर की तरफ मतवज्जा हो गए। मैंने शीशे से बाहर की तरफ झांका तो तुम नजर आते दिखाई दिए, मगर उस दफा मुझे तुमसे कोई खौफ ना आया और ना ही तुम्हारे सर पर कोई सांप था। और अब तुम जब मुझे प्लेटफॉर्म पर मिले तो भी कोई खौफ ना हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो सांप ही मेरा दुश्मन था, जिससे शायद तुम जिन्नों भूतों को पकड़ते रहे होगे, तो तुमने उसको अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखा हुआ होगा। नाजिया ने कहा। नहीं नाजिया, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरे कब्जे में कोई जिन्नात नहीं है। मैं किसी जादू टोने को नहीं जानता। मेरे सर पर कोई सांप मौजूद नहीं है। अगर होता तो मुझे दिखाई ना देता, मुझे उसका एहसास ना होता। मैंने उसको अपना यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। ट्रेन की रफ्तार अब धीमी हो रही थी। नाजिया की मंजिल आ गई थी। वो अपना सामान समेटने लगी। ट्रेन बिल्कुल साकत हो गई। नाजिया ने अपना सामान उठाया और मुझे अल्लाह हाफिज कहते हुए नीचे उतर गई। मैं उसको दूसरी बार खो रहा था, वो भी कोई अपना सच बताए बिना, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए लफ्ज ही ना थे। ट्रेन थोड़ी देर के बाद फिर चल पड़ी। मैं शीशे से बाहर के मंजर का नजारा कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई बैठा है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वहां एक अजीब सा शख्स बैठा हुआ नजर आया। पता नहीं वो कब अंदर आया था। भाई शायद आप गलत सीट पर बैठ गए हैं, क्योंकि ये सारी सीट्स रिजर्व हैं। मैंने उस आदमी से बहुत प्यार से बात करते हुए कहा, जानता हूँ साहब कि ये सीटें बुक हैं, मगर आज आपके साथ बैठने और बात करने का दिल चाह रहा है। उस अजीबोगरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? तुम कौन हो? मुझसे क्या बात करना चाहते हो? बस एक बहुत पुराना कर्ज बाकी था। कैसा कर्ज? याद करो,
अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। तुम्हें उनकी जमीनों से लीमू के दरख्त के नीचे सामान में जो चीजें मिली थी उसमें एक लीमू भी था। तुमने उसे काट डाला था ना। हालांकि कोई तुमसे कितनी मर्तबा कहता रहा था कि इसको मत काटो, मगर तुमने उसकी एक ना सुनी। उस लीमू को तुमने काट डाला और उसमें से लहू भी निकला था। याद है ना ये बात? वो लड़का मैं ही हूँ और तुम्हारे लिए वो पुरानी बात होगी, लेकिन मेरे लिए जैसे कल की भी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी शांतुला हमेशा के लिए मुझसे खो गई। हम इस दुनिया के लोग नहीं थे, तो आप कौन थे और वो शांतुला कौन थी? आप पूरी बात बताएं, मुझे तो सख्त उलझन हो रही थी। हम इस दुनिया के लोग हैं जिसमें तुम बहुत दिलचस्पी रखते थे और औरतों को तावीज बनाकर देखते थे, मगर तुम्हें उस बारे में पता कुछ भी नहीं था। यानी हम पुरस्कार दुनिया के लोग थे। एक दफा हम सब अपने पूरे खानदान के हमरा इस दुनिया में आए। हम अभी तुम्हारी दुनिया की सैर ही कर रहे थे कि हमारी दुनिया पर हमारे दुश्मनों ने हमला कर दिया। हमारे लोग इस कदर जल्दी में गए कि मैं और मेरी होने वाली महबूबा उधर ही रह गए। फिर हमारे दुश्मन हमारे सारे खानदान को मारने के बाद हमारी तलाश में जमीन पर उतरे। मेरे वालिद जख्मी थे, उन्होंने मुझे खबर कर दी। मैंने जल्दी से एक खास अमल से अपनी महबूबा शांतुला को उस लीमू में बंद कर दिया जिसको तुमने काटा था, और अपने आप को भी उन नजरों से छुपा लिया। दुश्मनों ने हमें तलाश किया मगर हम उनको ना मिल सके, वो वापस चले गए। अब शांतुला को लीमू से निकालने के लिए खास अमल और टाइम चाहिए था। मैंने अपनी शक्लो सूरत इंसान वाली कर ली थी और अमल उस लीमू वाले पेड़ के नीचे ही करना जरूरी था। बदकिस्मती से एक दिन मैं लीमू दरख्त के नीचे ही भूल आया। अगर जिस दिन वो लीमू भूल जाओ तो वो दोबारा उठाने नहीं जाना था, तो जिस दिन वो लीमू तुम्हारे हाथ लगा वो मेरे अमल का आखिरी दिन था। मैं अमल पढ़ने के साथ साथ तुम्हें भी रोक रहा था और अपना अमल भी मुकम्मल कर रहा था। अभी मेरे चंद अल्फाज बाकी थे कि तुमने लीमू काट डाला, मगर वो हकीकतन लीमू नहीं, मेरी शांतुला को हमेशा के लिए तुमने खत्म कर दिया था। मेरे इंतकाम की आग इतनी थी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मगर याद है मैंने तुमको क्या कहा था कि इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। मैं शांतुला का इंतकाम लेने के लिए दिन रात तुम्हारे साथ चिपक गया, सांप की सूरत में। फिर मुझे तुम्हारी नाजिया नजर आई, यहीं से मेरा इंतकाम शुरू हुआ। वो जेवर किसने चोरी किए, औरत कौन थी, ये बात मैंने तुम्हारे जहन में डाली थी। सांप बनकर मैं तुम्हारे सर पर मौजूद रहता था, जिसको ना तुम महसूस कर सकते थे और ना तुम देख सकते थे। नाजिया को ख्वाबों में आकर मैंने ही डराया कि अगर तुमने उससे शादी की तो तुम्हारे आने वाली जिंदगी में खतरात हैं। और तुमको याद होगा ना कि तुमने सादा लीमू ही दिया था नाजिया को, तो उसमें मैंने खून भर दिया था, जिसके बाद से वो मजीद डर गई और उसने तुमसे शादी के लिए इनकार कर दिया। तो मुझे बहुत सुकून मिला। उसने उदास लहजे में मुझे सारी तफसील बताते हुए कहा, तुमने मुझसे मेरी महबूबा छीनी थी, मैंने तुमसे तुम्हारी महबूबा छीन ली। मैं खामोश होकर सिर्फ उसकी शक्ल देखता रहा। मेरे पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा, मगर काश तुम थोड़ी देर पहले मुझे मिल लेते ना, जब नाजिया यहाँ मौजूद थी, और तुम ये सब बातें नाजिया के सामने बता देते ताकि उसको मेरी बातों का यकीन आ जाता। नहीं, मैं तुम्हारे सामने जानबूझकर नहीं आया और उसको सच नहीं बताया, और तुम पर एक खास अमल कर दिया कि तुम भी अब उससे कभी नहीं मिल सकोगे, ताकि तुम्हें सारी जिंदगी एहसास रहे, क्योंकि तुमने तावीज के नाम पर कई झूठ बोले थे, वो भी उस वक्त जब तुम बच्चे नहीं थे। एक बात याद रखना, हमारी जिन्नाती दुनिया बहुत वसी दुनिया है, इसमें शर भी है, बद भी है और अच्छाई भी, और ये हमारी दुनिया कोई ऐसी आम ताकत नहीं कि जो तुम्हारी दुनिया के हर दावेदार के कब्जे में आ जाएगी। फिर उसके बाद उसने ऐसा कहका लगाया जिसकी आवाज से मुझे ऐसे लगा जैसे कई ट्रेनें आपस में टकरा गई हों, और फिर मुझे कोई होश न रहा। ट्रेन के विसल की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने गुज़िश्ता हालात पर गौर किया। मैं इतनी देर बेहोश रहा था। मैं जल्दी से उठा, बाहर झांका, मेरी मंजिल आ गई थी। मैं जल्दी से अपना सामान उठाकर बाहर ले आया। मैं मुजरिम ना होने के बावजूद भी मुजरिम था, नाजिया का भी और शांतुला का भी, और अब इस जुर्म की सजा मुझे सारी जिंदगी बर्दाश्त करना थी। मैंने ट्रेन से उतरते वक्त खिड़की के शीशे पर अपना अक्स देखा तो मुझे जैसे हजारों वोल्ट का सा झटका लगा। मेरे सर पर वाज़े तौर पर मुझे एक सांप सुर्ख लीमू जैसी आंखें लिए घूरता हुआ दिखाई दिया। मैं अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया, क्योंकि अब मुझे उस सांप से खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मैं शांतुला के महबूब पर हुए जुल्म पर अपने अल्लाह से दिल ही दिल में माफ़ी मांग रहा था। बेशक अल्लाह की मखलूक का शुमार नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ करे और इस अफरियत से निजात दिलाए। ये यकीन मेरे दिल में दूर तक घर करता जा रहा है। आप भी मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि मुझे वो अफरियत बख्श दे और मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दे।